दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाली है। और उसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इसमें उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो एलएसए सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम देख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्राणियों के समान ही सभी पशुओं के अंदर दो किडनी अर्थात वक्र पाए जाते हैं और ये जो किडनी है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनती है और इन नेफ्रॉन के अंदर ही मूत्र के निर्माण की क्रिया होती है। तो ये किडनी के अंदर जैसे मूत्र का निर्माण होता है तो ये दोनों साइड से यूरेटर निकलता है जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं और ये मूत्र वाहिनी आके मूत्राशय के अंदर खुल जाती है और इसे हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। तो किडनी के अंदर यूरिन बना और यूरिन बनाने के अंदर नेफ्रॉन का रोल होता है क्योंकि नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यो यूरिन अर्थात मूत्र का निर्माण करती है और वो मूत्र मूत्र वाहिनी के द्वारा, तो ये इसके अंदर मूत्र वाहिनी है या इसे हम यूरेटर के नाम से भी यह जानते हैं। तो इसे हम यूरेटर भी कहते हैं और ये यहाँ पे किडनी है और किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है इसमें नेफ्रॉन की है। तो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण होगा और ये मूत्र वाहिनी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय के अंदर खुलेगा और यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय जो होता है वो मूत्र का स्टोर हाउस कहलाता है। यहाँ पे यूरिन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र मार्ग या जिसे हम यूरिथ्रा के नाम से भी जानते हैं, तो यूरिथ्रा के द्वारा जो मूत्र होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसके अंदर ये जानते हैं कि मूत्र का जो निर्माण है वो कैसे होता है। मूत्र का निर्माण कैसे होता है या इसे हम कह सकते हैं कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है या यूरिन का निर्माण है वो कैसे हो रहा है। तो मूत्र निर्माण की सारी क्रिया किसके अंदर होती है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन वाले भाग के अंदर होती है। तो नेफ्रॉन जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इसे हम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यदि पूछा जाता है वक्र या किडनी की तो वो नेफ्रॉन होता है और इस नेफ्रॉन के अंदर ही सारी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो मूत्र निर्माण के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के आयन हैं और पानी है उनकी सांद्रता को भी क्या होता है, बना के रखना होता है। तो सांद्रता को भी नियत बना के रखना होता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो पानी और आयन है वो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में ही शरीर से बाहर निकल जाए। तो शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के आयन है, पानी की सांद्रता है, उसको भी बना के रखना है। इसलिए मूत्र निर्माण को एक जटिल प्रक्रिया बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कि जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है तो इसमें मेनली जो किडनी का नेफ्रॉन वाला भाग होता है वो इसमें भाग लेता है। तो उसको जानने के लिए हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है इसके अंदर वोमेन कैप्सूल कहलाती है। तो ये वोमेन कैप्सूल होता है और वोमेन कैप्सूल जो होता है एक प्यालेनुमा संरचना होती है। तो उसमें वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स का गुच्छों के रूप के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। अर्थात जो ब्लड वेसल्स का जो रक्त वाहिनियों के गुच्छे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। और ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल जो होता है इनको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं मेल पिगी कोश। मेल पिगी कोश के नाम से इसको जानते हैं। तो
आगे ये बोमेन कैप्सूल होता है, आगे कुंडलित नलिकाकार भाग बनाता है। तो इस तरीके से कुंडलित नलिकाकार जो भाग इसके अंदर बनता है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है पीसीटी। तो अब पीसीटी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, या इसे हिंदी में हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। तो ये भाग होता है पीसीटी का। पीसीटी जो आगे जाके इसके अंदर एक यू शेप आकृति के अंदर कन्वर्ट होता है, अर्थात यू शेप की आकृति इसके अंदर बनती है। तो ये यू शेप की जो आकृति है, इसे हम कहते हैं हेनले का लूप। तो ये कहलाता है हेनले का लूप कहलाता है। और ये वाली जो हेनले की लूप की भुजा नीचे की ओर गिर रही है, इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब, और इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। अर्थात जो नीचे की ओर आ रही है, हिंदी में इसे हम कहते हैं अवरोही भुजा, और जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, बढ़ते क्रम के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं आरोही भुजा। तो ये भुजा कौन सी कहलाती है? आरोही भुजा। और ये आरोही भुजा जो होती है, वो आगे फिर कुंडलित नुमा नलिका बनती है इसके अंदर। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है इसके अंदर डीसीटी, और डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या इसे हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी कहते हैं। और डीसीटी जो आगे जाके किसके साथ जुड़ जाती है इसके अंदर? संग्रहण नलिका के अंदर। तो डीसीटी आगे जाके इसके अंदर संग्रहण नलिका के अंदर इसमें जुड़ जाती है। और संग्रहण नलिका जो आगे होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के अंदर हम देखेंगे कि ये वाला जो यूरेटर जा रहा है, इसमें मूत्र वाहिनी है। तो मूत्र वाहिनी का जो आगे चौड़ा भाग जो होता है, मूत्र वाहिनी का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। तो ये आगे किसके अंदर खुल जाएगी? रीनल पेल्विस के अंदर। और रीनल पेल्विस जो होता है, फिर वो आगे इसके अंदर किसमें खुल जाएगा? यूरेटर के अंदर। और यूरेटर जो आगे होता है, वो आगे जाके किसके अंदर खुल जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय के अंदर, और उसे आगे जुड़ जाएगा मूत्र मार्ग, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के द्वारा वो यूरिन जो होता है, अर्थात पेशाब जो होगा, मूत्र होगा, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इसके अंदर हम देखेंगे, ये पूरी नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये ग्लोमेरुलस वाला भाग है, जो वोमेन कैप्सूल जो होता है, इसके अंदर कवर होता है। तो ये ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड वेसल्स का गुच्छों के रूप में पाई जाती है। तो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से मेल पीगी कोश कहते हैं। और ये आगे जाके किससे जुड़ जाता है? एक कुंडलित नलिकाकार भाग बनता है, जिसे हम पीसीटी कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये पीसीटी वाला भाग आगे जुड़ता है इसमें हेनले के लूप में, और हेनले के लूप की पहली भुजा जो नीचे की ओर घिर रही है, तो उसे अवरोही भुजा कहते हैं। ऊपर की ओर जा रही है, इसे आरोही भुजा कहते हैं। तो हेनले के लूप की कैसी आकृति होती है? यू शेप आकृति की होती है। तो उसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात डीसीटी के साथ जुड़ जाता है। डीसीटी आगे संग्रहण नलिका के अंदर खुलती है। संग्रहण नलिका आगे रीनल पेल्विस के अंदर खुलेगा। रीनल पेल्विस आगे यूरेटर के द्वारा ये यूरिन कहां चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद मूत्र मार्ग अर्थात यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, इसमें हमारे पास नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर बन गई है, और इसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले हमने देखा था वोमेन कैप्सूल जो होता है, वो किससे गिरा होता है? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस होता क्या है कि एक ब्लड वेसल्स के गुच्छे के रूप में यहाँ पे पाई जाएंगी, तो जिसे हमने ग्लोमेरुलस बोला था। तो ये ग्लोमेरुलस वाला जो भाग होता है, इसके अंदर पाई जाती है चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता इसके अंदर पाई जाती है, अर्थात क्या करता है ये ग्लोमेरुलस? कुछ चयनित पदार्थों को ही ये जाने देता है आगे, और बाकी को ये रोक लेता है। तो ये चयनात्मक पारगम्यता इसके अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है, वो एक छननी की तरह काम करता है।
छननी का मतलब होता है कि जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय का जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाता है बाहर की ओर, और जो इसके अंदर चाय पत्ती वाला भाग है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से सिलेक्टिव होता है ये, यानी कि चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, उस चयनित पदार्थों को ही बाहर निकालेगा, बाकी को ये रोक लेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर सारी की सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स हैं तो इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, और ब्लड का जब सर्कुलेशन इस गुच्छों के रूप में होता है तो इसके अंदर जो ब्लड वाला भाग है, जैसे ही ग्लोमेरुलस अर्थात एक छननी से गुजरता है तो इसके अंदर पानी प्लस आयन, पानी और आयन वाला जो भाग होता है वो छनकर कहां जाता है, वोमन कैप्सूल में आ जाता है। तो बाकी जो पार्ट बच जाता है वो होता है इसके अंदर आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन। तो आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो इसके अंदर छन नहीं पाते हैं, अर्थात वहीं ब्लड वेसल्स में ही रहते हैं। बाकी जो पानी और आयन वाला पार्ट है वो छन कर कहां पे आ जाता है, वोमन कैप्सूल के अंदर। जो छन के पानी और आयन वाला भाग ये आ रहा है, इसी भाग को हम बोलते हैं जीएफ के नाम से। जीएफ होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ये जीएफ जो छन के पानी और आयन वाला भाग आया है, इसको हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहां पहुंच गया, वोमन कैप्सूल में, और वोमन कैप्सूल से कहां पहुंचेगा, पीसीटी के अंदर। अब पीसीटी जो वाला भाग होता है वो नेफ्रॉन का सबसे बड़ा चौड़ा भाग होता है और अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। तो सबसे ज्यादा जो अवशोषण की जो क्रिया होती है वो नेफ्रॉन के इस पीसीटी वाले भाग के अंदर होती है। तो कई बार एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन के कौन से भाग के अंदर अवशोषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, तो पीसीटी वाले भाग के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि नेफ्रॉन में पीसीटी वाला भाग जो होता है वो सबसे बड़ा, चौड़ा और कुंडलित भाग होता है। तो पीसीटी के अंदर जो जीएफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है, इसका 80% भाग, इसका 80% भाग जो होता है वो पीसीटी वाला जो भाग होता है ये क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो 80% भाग का पीसीटी के अंदर क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो इस जीएफ का जो 80% भाग है वो पीसीटी के अंदर अवशोषण हुआ है। तो इस 80% भाग के अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का भाग है, इसमें होता क्या है, तो कौन कौन सी चीजों का अवशोषण होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें ग्लूकोज का, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, और क्या होगा इसके अंदर, प्लस में पानी, NaCl, और नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होंगे इसके अंदर, उसमें आता है जैसे कि यूरिया। तो यूरिया का भी यहां पे 30 से 40% भाग का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। यानी कि पीसीटी जो होती है वो ग्लोमेरुलस जो जीएफ वोमन कैप्सूल से पीसीटी में पहुंचा था, उसका 80% भाग क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और फिर हमने देखा कि उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के 80% भाग में क्या क्या चीजें थी, वो था इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पानी, NaCl और नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में यूरिया, जो कितना होता है 30 से 40%। तो ये जो अवशोषण हुआ है इसको वापस किस में डाल दिया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त वाहिनियों के अंदर वापस इसको डाल दिया जाता है, और फिर ये रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर के अंदर वापस से ये सर्कुलेट होने लगता है। यानी कि जो 80% भाग अवशोषित हुआ था वो कहां चली जाएंगे, सारे का सारा भाग ब्लड वेसल्स में जाएगा, और फिर ये रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता रहता है। अब 80% भाग जो होता है वो पीसीटी ने बाहर की ओर खींच लिया, अवशोषण कर लिया, तो पीछे बचा कितना पार्ट था इसका, 20%। तो ये 20% भाग ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का किसमें गुजरता है, हेनले के लूप के अंदर। अब हेनले के लूप में जो 20% भाग गुजरेगा, तो 80% का अवशोषण हो गया, 20% बचा है, तो इसका मतलब यहां पे जो यूरिन का भाग 20% ही बचने से यूरिन की जो सांद्रता है या मूत्र की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो भाग के अंदर सबसे पहले किसके अंदर आया, हेनले के लूप की
ये 20% जो जीएफ का भाग है वो कहां गुजरेगा, हेनले के लूप की अवरोही भुजा के अंदर। अब हेनले के लूप की अवरोही भुजा के अंदर जैसे ही ये गुजरता है तो यहाँ पे किसका अवशोषण हो जाता है, तो हेनले के लूप भी इसके अंदर क्या करता है, अवरोही भुजा है, अवशोषण करती है। तो वो किस चीज का अवशोषण करती है, NaCl और यूरिया। हेनले के लूप की अवरोही भुजा NaCl और यूरिया का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। हेनले के लूप की अवरोही भुजा ने यहाँ पे NaCl और यूरिया का अवशोषण कर लिया। उसके बाद जो जीएफ का बचा हुआ भाग है वो कहां जाएगा, हेनले के लूप की अरोही भुजा के अंदर। तो अरोही भुजा जो हेनले के लूप की होती है ये जल और यूरिया के लिए, जल प्लस यूरिया के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। अपारगम्य का मतलब होता है कि यहाँ पे अरोही भुजा के अंदर जल और यूरिया का क्या होता है, अवशोषण नहीं होता। लेकिन हेनले के लूप की जो अरोही भुजा होती है वहां पे एक पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम आयन पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो हेनले के लूप की अरोही भुजा के अंदर NaCl का क्या कर देता है, अवशोषण करवा देता है। अर्थात NaCl हेनले के लूप की अरोही भुजा से बाहर निकल जाएंगे और मूत्र की सांद्रता और बढ़ जाएगी। और उसके बाद जीएफ वाला भाग जो बचा हुआ वाला भाग है वो पहुंचता है DCT के अंदर। अब इस DCT वाले भाग के अंदर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बाहर से अंदर डाले जाते हैं। यानी कि यहाँ अवशोषण की क्रिया यहाँ पे DCT वाले भाग के अंदर नहीं होती। अर्थात यहाँ पे हम अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, H+ आयन और क्रिएटिनिन या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई डाई है या कलर वाली चीज है या टॉक्सिक पदार्थ हैं वो DCT के अंदर डाल दिए जाते हैं बाहर से। अर्थात यहाँ अवशोषण की क्रिया नहीं होती। तो यहाँ कौन कौन से आयन इसके अंदर डाले जाते हैं, अर्थात यहाँ पे एक प्रकार का उत्सर्जन होता है, अवशोषण नहीं होता, बाहर से इसमें डाले जाते हैं। तो वो है अमोनियम आयन है, पोटेशियम आयन है, H+ आयन है, क्रिएटिनिन है और डाई है, या कोई भी टॉक्सिक पदार्थ है वो DCT के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जीएफ के अंदर जैसे ये पदार्थ मिलेंगे तो मूत्र की सांद्रता जो होती है वो और अधिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे ही मूत्र की सांद्रता बढ़ेगी और ये वाला भाग कहां पहुंचेगा, संग्रहण नलिका के अंदर। तो ये वाला भाग जीएफ का कहां पहुंच गया, संग्रहण नलिका। तो संग्रहण नलिका वैसे तो किसी भी प्रकार का कोई भी अवशोषण नहीं करती, लेकिन एक यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है, वो हार्मोन है यहाँ पे ADH। यानी कि यदि ये ADH हार्मोन यहां उपस्थित है या ADH हार्मोन मिल गया तो उस कंडीशन के अंदर संग्रहण नलिका जल व यूरिया का अवशोषण कर लेती है। जल और यूरिया का अवशोषण कब होता है, जब वहां पे ADH हार्मोन की क्या होगी, उपस्थिति होगी, तो ही इसमें संग्रहण नलिका जल और यूरिया का क्या करती है, अवशोषण करती है। तो ADH हार्मोन क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है और ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो होता है इसे हम वासोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और इस हार्मोन की यदि वहां पे उपस्थिति है तो उस कंडीशन के अंदर संग्रह नलिका जल व यूरिया का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और संग्रह नलिका जो होती है वो NaCl, KCl व बाइकार्बोनेट आयन के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। संग्रह नलिका जो होती है वो NaCl, KCl बाइकार्बोनेट आयन के लिए अपारगम्य होती है। जल और यूरिया भी किस कंडीशन के अंदर अवशोषण होगा, यदि वहां पे ADH हार्मोन है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन वहां पे उपलब्ध है, तो उस कंडीशन के अंदर संग्रह नलिका जल और यूरिया का अवशोषण कर लेती है। मूत्र की जो सांद्रता होती है वो और अधिक बढ़ जाती है और वो सांद्रित मूत्र जो होता है वो आगे बहुत सारे नेफ्रॉन के बाद जैसे किडनी की से आगे यूरेटर जब जुड़ता है तो वहां एक रीनल पेल्विस वाला भाग होता है। तो संग्रह नलिका आगे किससे जुड़ जाती है, रीनल पेल्विस से। तो वो मूत्र जो होता है वो कहां पे आएगा, मूत्र सारा जो सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मूत्र को इकट्ठा करके किसमें डाल देंगे, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस आगे यूरेटर के साथ जुड़ा हुआ है। यूरेटर इस यूरिन को कहां डाल देगा, यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर मूत्र का स्टोर हाउस कहलाता है। तो आगे ये किससे जुड़ता है? मूत्र मार्ग से, और मूत्र मार्ग के द्वारा जितना भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूत्र इकट्ठा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो नेफ्रॉन वाले भाग के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ज्यादातर अपने से यही पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का अधिकांश भाग का जो अवशोषण होता है वो कौन से भाग के अंदर होता है? वो पीसीटी के अंदर होता है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो नेफ्रॉन का सबसे बड़ा, चौड़ा और कुंडलित भाग कौन सा होता है? पीसीटी होता है। तो इसमें उसके बाद हमने देखा अलग अलग तरीके से इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हेनले के लोब की अवरोही भुजा के अंदर किसका अवशोषण होता है? NaCl और यूरिया का होता है। आरोही भुजा के अंदर, क्योंकि हमने देखा था जल और यूरिया के लिए क्या होती है? आरोही भुजा होती है, पारगम्य होती है इसमें। और जहां पे एक पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, वो किसका अवशोषण करवा देता है? NaCl का। डीसीटी वाले भाग के अंदर किसी प्रकार का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है? एक प्रकार का इसमें बाहर से जो कुछ पदार्थ होते हैं वो डीसीटी वाले भाग के अंदर डाले जाते हैं। NH4+ आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, H+ आयन, क्रिएटिनिन और डाई जो आदि पदार्थ होते हैं वो डीसीटी वाले भाग के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो उसके बाद जैसे संग्रहण नलिका है, संग्रहण नलिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक एडीएच हार्मोन काम करता है जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। और यदि ये हार्मोन वहां पे उपलब्ध होता है या उसकी उपस्थिति होती है, उसी कंडीशन के अंदर संग्रहण नलिका क्या करती है? अवशोषण की क्रिया करती है। और उस दौरान यहाँ पे जल और यूरिया का क्या होता है? अवशोषण होता है। यदि यह हार्मोन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो संग्रहण नलिका जल और यूरिया का अवशोषण नहीं करेगी। और संग्रहण नलिका जो होती है वो NaCl, KCl, बाइकार्बोनेट आयन के लिए अपारगम्य होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रूमिनेंट पशु होते हैं, रूमिनेंट पशुओं के अंदर देखा जाता है कि मूत्र जो होता है इसकी पीएच कई बार पूछ ली जाती है। तो मूत्र की पीएच होती है 7.5 से लेके 8.5, यानी कि रूमिनेंट पशुओं की मूत्र की पीएच कितनी होती है? 7.5 टू 8.5 होती है। अर्थात पीएच कैसी होती है? इसकी क्षारीय होती है। तो यह भी पूछा जाता है कि रूमिनेंट पशुओं की मूत्र की पीएच अम्लीय होती है, ये क्षारीय होती है, क्योंकि पीएच का जो लेवल है वो 7 से ऊपर है। तो वो कैसी कंडीशन होती है? क्षारीय कंडीशन होती है। इनमें पोटेशियम जो आयन होते हैं वो उनकी सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो रूमिनेंट पशुओं के अंदर मूत्र की जो पीएच होती है वो 7.5 से 8.5 होती है। कैसी होती है? ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और पोटेशियम आयन इसके अंदर ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कि घोड़े के अंदर जो मूत्र होता है वो कैसा होता है? श्लेष्मी होता है। घोड़े का मूत्र श्लेष्मी होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड। तो घोड़े में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और जिसकी वजह से घोड़े का मूत्र कैसा होता है? श्लेष्मी होगा, अर्थात कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो घोड़े का मूत्र चिपचिपा होने का, श्लेष्मी होने का मेन कारण क्या होता है? कि घोड़े के अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिसकी वजह से घोड़े का मूत्र श्लेष्मी होता है। और रूमिनेंट और घोड़े के अंदर यदि हम देखें, रूमिनेंट प्लस घोड़े के अंदर मूत्र जो होता है वो कैसा होता है? गिंदलापन लिए होता है, अर्थात गिंदला होगा। और गिंदलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के पाए जाते हैं इसमें क्रिस्टल। और कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल के कारण रूमिनेंट और घोड़े के मूत्र के अंदर क्या होता है? गिंदलापन होता है। वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के कारण। घोड़े का मूत्र श्लेष्मी होता है, चिपचिपा होता है म्यूकस ग्लैंड के कारण। यदि रूमिनेंट पशुओं के अंदर मूत्र की पीएच पूछी जाती है तो 7.5 से 8.5 कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। पोटेशियम आयन इसमें ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि किडनी की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक। तो किडनी की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें कुछ हम हार्मोन के बारे में जानेंगे कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के अंदर किडनी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं एडीएच के बारे में।
एडीएच जो होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो होता है इसके बारे में देखते हैं। इसे हम वासोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, वासोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। और ये एडीएच वाला जो हार्मोन जो होता है इसका स्रावण कहां से होता है, तो ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है उससे इस हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। और ये आगे जाके हाइपोथैलेमस के नीचे ही होती है पीयूष ग्रंथि, तो वहां पे पीयूष ग्रंथि के अंदर ये क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यानी कि बनता कहां पे है एडीएच, एडीएच का स्रावण कौन करता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस भाग करता है। और उसके जस्ट नीचे होती है पीयूष ग्रंथि, वहां पीयूष ग्रंथि के अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वो एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का क्या करेगा, स्रावण करेगा। और स्रावण से क्या होता है, जब शरीर में पानी की कमी होगी तो वहां पे कौन सा हार्मोन आ जाएगा, एडीएच हार्मोन। और एडीएच हार्मोन क्या काम हमने अभी पीछे देखा है कि ये जो संग्रहण नलिका वाला भाग होता है, तो संग्रहण नलिका वाले भाग से पानी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो वहां पे हमने ये भी देखा था कि संग्रहण नलिका जो होती है वो एडीएच हार्मोन की उपस्थिति के अंदर जल और यूरिया दोनों का अवशोषण करती है। तो पानी की कमी होते ही एडीएच हार्मोन आएगा वहां पे, और एडीएच हार्मोन क्या करेगा, संग्रहण नलिका से जल का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। और जिससे क्या हो जाएगा, मूत्र क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। और उस सांद्रित मूत्र को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है इसके अंदर एडीएच की। तो एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वासोप्रेसिन कहते हैं, इसका स्रावण किससे हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। और ये नीचे इसके अंदर पीयूष ग्रंथि है, उसमें ये जाके स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और जैसे ही शरीर के अंदर पानी की कमी होगी तो वहां पे एडीएच हार्मोन की उपस्थिति के अंदर संग्रह नलिका से पानी का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और आगे जाके मूत्र सांद्रित होकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसके अंदर किडनी की कार्यकी को अंदर प्रभावित करने वाले कारकों में देखा जाए तो एडीएच हार्मोन का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट कारक के रूप में देखते हैं, एक ग्रंथि होती है जिसमें किडनी के अंदर इसका रोल होता है, एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि के अंदर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, एड्रीनल का कॉर्टेक्स वाला भाग है, वहां से एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का इसके अंदर क्या रोल होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब उसमें प्रेजेंस होता है या इसकी उपलब्धता होती है, उपस्थित होता है, तो उस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नेफ्रॉन वाले भाग से NaCl व जल का क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है। NaCl व जल का अवशोषण करवाता है, पोटेशियम आयन व यूरिया का क्या करवाता है, उत्सर्जन करवाता है। यानी कि NaCl और जल को तो नेफ्रॉन वाले भाग से निकालता है, और यूरिया और इसमें पोटेशियम जो आयन है वो नेफ्रॉन वाले भाग के अंदर डाले जाते हैं, अर्थात उनका उत्सर्जन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके अंदर इसका काम पूछा जाता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेनली काम क्या करता है कि ये NaCl और जल का तो क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है, और पोटेशियम आयन व यूरिया का क्या करवाता है, उत्सर्जन करवाता है। एक इसमें आता है रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र। तो ये तंत्र भी किडनी के अंदर कैसे काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र जो होता है, तो इसमें जेजी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जेजी जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, जेजी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसे बोलते हैं हम मैक्यूला डेंसा कोशिकाएं। मैक्यूला डेंसा कोशिकाएं होती है, सेल्स पाई जाती है इसके अंदर। और मैक्यूला डेंसा जो सेल्स होते हैं वो एक एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करती है, एक एंजाइम की उपस्थिति के अंदर क्या बनाती है, रेनिन
प्लस अल्फा ग्लोब्यूलिन बनाती है। रेनिन और अल्फा ग्लोब्यूलिन बनाती है, और अल्फा ग्लोब्यूलिन एक प्रकार की क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो ये एक प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन है और इसमें बनता है रेनिन और अल्फा ग्लोब्यूलिन बनता है, और ये मिलकर क्या बनाती है, फिर आगे जाके इसके अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाती है। रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाती है, और रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जेजी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोशिकाएं थी मैक्यूला डेंसा, एक एंजाइम की उपस्थिति के अंदर बना रही है रेनिन, इसके अंदर रेनिन हार्मोन बनेगा एक, और एक अल्फा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन बनती है, ये आगे जाके बनाती है रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाती है, और आगे ये किसमें एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और रेनिन एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, इसका मेन काम होता है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, अर्थात एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है या इसका स्रावण करवाता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण के अंदर किसका रोल हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो कौन बना रहा है इसमें, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अंदर हमने देख लिया इसका मेन काम का क्या होगा। तो नेक्स्ट कारक हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन या इसे हम पीटीएच के नाम से जानते हैं, पीटीएच के नाम से जानते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, इसका मेन काम यदि देखा जाए कि ये फॉस्फेट आयनों के, जो फॉस्फेट आयन है, इसके अवशोषण को कम करके उत्सर्जन को बढ़ा देता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि जो फॉस्फेट आयन है उसके अवशोषण को क्या कर देगा, कम कर देगा, अर्थात उसके उत्सर्जन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये एक रोल होता है इसके अंदर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो स्पेशल पॉइंट के रूप में देखा जाता है कि इसमें एडीएच हार्मोन का भी हमने देखा था कि एंटी डाईयूरेटिक जो हार्मोन होता है। अब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हम देखें कि यदि इसकी कमी हो जाती है या एडीएच हार्मोन का जो स्रावण है वो बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या केस बनता है कि यदि एडीएच हार्मोन का स्रावण बंद हो जाएगा या एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर पशुओं के अंदर क्या रोग हो जाता है, बहुमूत्रता रोग हो जाता है। तो ये रोग हो जाएगा इसके अंदर, बहुमूत्रता रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस रोग भी कहते हैं। यानी कि यदि शरीर के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो गई है या इसका स्रावण बंद हो गया है, तो प्राणी के अंदर क्या कौन सा रोग हो जाएगा, बहुमूत्रता रोग होगा, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशाब जो होता है या यूरिन जो होता है वो बार बार आता है इसके अंदर, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा के अंदर आता है। यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम देखा था हमने इसके अंदर एडीएच जो होता है वो जल का क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है, और जल का अवशोषण यदि शरीर के अंदर नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो जीएफ का पार्ट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का पार्ट, वो बढ़ जाएगा, अर्थात इसके अंदर जो यूरिन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में आएगा और बार बार आता है। तो ये चीज हम इसमें जैसे शुगर के पेशेंट या मधुमेह रोग से पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं, क्योंकि उनमें एडीएच हार्मोन का स्रावण जो होता है वो कम या बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशाब बार बार आएगा और ज्यादा मात्रा के अंदर आता है। ऐसे रोग को हम बहुमूत्रता रोग या डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। नेक्स्ट कारक के रूप में है इसके अंदर कुछ पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रूप में देखा जाए तो इसमें एडिनोहाइपोसिस वाला जो भाग होता है
उससे कुछ हार्मोन का रोल भी इसके अंदर किडनी को प्रभावित करता है। जैसे कि एक आता है इसमें ग्रोथ हार्मोन, एक आता है TSH हार्मोन और एक होता है ACTH हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन हैं और ये भी किडनी की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। तो GH वाला जो हार्मोन होता है ये GFR को क्या करता है, बढ़ाता है। GFR क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है उसको बढ़ा देता है। और TSH जो है वो भी GFR को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ACTH हार्मोन जो होता है ये हार्मोन भी अप्रत्यक्ष रूप से किडनी की कार्यकी को प्रभावित करता है। यानी कि ये 3 हार्मोन जो होते हैं, तीनों के तीनों हार्मोन किडनी की कार्यकी को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक हार्मोन और है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन भी एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होता है। ये भी एड्रिनल ग्रंथि का जो एड्रिनल का कोर्टेक्स वाला भाग है वहां से ये स्रावित होता है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन कोर्टिसोल है। और इसका क्या रोल होता है, ये Na+ जो आयन है इसका पुनः अवशोषण करवाता है और पोटेशियम जो आयन है इसका क्या करवाता है, ये उत्सर्जन करवाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को पता होना चाहिए कि कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होता है तो ये Na+ आयन का तो अवशोषण करवाता है, अर्थात पोटेशियम आयन का ये उत्सर्जन करवाता है। तो ये कुछ हार्मोन हमने देखे हैं जो किडनी की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट हम उत्सर्जन तंत्र के अंदर देख रहे हैं वक्रीय प्रतिक्रिया। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक तो होता है श्वसनीय अम्लता जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और एक होता है इसमें श्वसनीय क्षारीयता या जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस। तो इसके बारे में जानते हैं, ये डेफिनेशन पार्ट्स है। तो श्वसनीय अम्लता क्या होती है और श्वसनीय क्षारीयता क्या होती है। श्वसनीय अम्लता या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होती है, तो ये कंडीशन कब बनती है, जब एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन होता है। एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन जब होगा उस कंडीशन के अंदर होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हाइपोवेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि यदि गैसों का आदान प्रदान कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी शरीर में उत्तक हैं और ये उत्तक या कोशिकाएं क्या करती है, CO2 का उत्पादन करती है। तो ये CO2 का जो उत्पन्न हो रही है, उत्पादन हो रहा है, उस CO2 को हाइपोवेंटिलेशन की जब कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो फेफड़े होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा CO2 को बाहर बहुत ही कम मात्रा के अंदर निकाला जाता है। यानी कि हाइपोवेंटिलेशन की जब कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर उत्तकों के अंदर तो CO2 अर्थात कोशिकाओं के अंदर CO2 बढ़ती रहती है, इसके अंदर CO2 का उत्पादन होता रहता है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर फेफड़े CO2 को बाहर बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकाल पाते हैं। जब फेफड़ों के द्वारा इस CO2 शरीर से बाहर कम निकलेगी तो CO2 का लेवल क्या होता है, शरीर के अंदर बढ़ जाता है। अब शरीर बॉडी के अंदर जब CO2 का लेवल बढ़ेगा अर्थात ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर ये क्या हो जाएगी, CO2 घुल जाती है, अर्थात CO2 जो है वो जल से क्रिया करके ब्लड के अंदर क्या बना लेती है, H2CO3 बना लेती है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो ये कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, H2CO3 बनता है, अर्थात H2CO3 को हम देखें तो इसके अंदर एक तो H+ आयन है
और एक है इसके अंदर कार्बोनेट आयन। तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ गई है। तो H प्लस जो आयन की सांद्रता हम देखते हैं कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो H प्लस आयनों की सांद्रता के उल्टे अनुपात में होता है। अर्थात जब HH प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पीएच कम हो जाएगी, तो पीएच का कम होना ही क्या कहलाता है, एसिडोसिस कहलाता है या अम्लता कहलाता है। तो पीएच इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। यानी कि श्वसनीय अम्लता के अंदर कब होती है, जब एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन होगा, अर्थात गैसों का आदान प्रदान कम होगा। उस दौरान ऊतकों के अंदर जो CO2 बन रही है वो फेफड़े उसको बाहर बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकाल पाते हैं। तो CO2 का लेवल शरीर में बढ़ेगा, अर्थात खून के अंदर जब ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये CO2 जल से क्रिया करके ब्लड में क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। कार्बोनिक आयन के अंदर देखा जाए तो H प्लस आयन की सांद्रता इसमें बढ़ गई है। H प्लस आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी, और पीएच का कम होना ही क्या कहलाता है, एसिडोसिस कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं श्वसनीय क्षारीयता कैसे होती है। ये कंडीशन कब होती है, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में, और ये वाली कंडीशन होती है एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन। तो ये कंडीशन क्या कब होगी, हाइपरवेंटिलेशन, यदि गैसों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा है इसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो ऊतकों में CO2 बनेगी वो उसमें फेफड़े जो होंगे वो शरीर से उसको ज्यादा मात्रा में बाहर निकाल देंगे। यानी कि हाइपरवेंटिलेशन के कंडीशन के अंदर ऊतक के अंदर जो भी CO2 बन रही है इसके अंदर, उसको शरीर से फेफड़े जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा के अंदर क्या कर देते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। अब ज्यादा मात्रा में CO2 बाहर निकलेगी तो शरीर के अंदर CO2 का लेवल, अर्थात ब्लड के अंदर CO2 का लेवल जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर CO2 का लेवल कम हो गया तो इसका मतलब जो कार्बोनिक अम्ल बन रहा था वो भी इसके अंदर क्या बनेगा, कम बनेगा या नहीं बनेगा। अब अम्ल नहीं बनेगा, अर्थात इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, और H प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी, इसका मतलब पीएच का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अर्थात ये कंडीशन क्या कहलाएगी, श्वसनीय क्षारीयता कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस। तो नेक्स्ट इसके अंदर है उपापचयी अम्लता, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक होता है इसके अंदर उपापचयी क्षारीयता। उपापचयी क्षारीयता यानी कि इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस। तो इसको समझते हैं। उपापचयी अम्लता के अंदर हम देखते हैं कि जब किडनी जो है, किडनी या वक्र जो होता है, कि किडनी जब अम्ल की मात्रा को कम मात्रा के अंदर बाहर निकालता है, तो उस कंडीशन के अंदर यदि किडनी इसको अम्ल को बाहर कम निकाल रही है तो इसका मतलब जो होता है अम्ल की मात्रा या एसिड की जो मात्रा है वो शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब शरीर के अंदर जब एसिड बढ़ गया, अर्थात ये एसिड, इसका मतलब ब्लड के अंदर भी एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ब्लड के अंदर एसिड का होना क्या कहलाता है, एसिडीमिया कहलाता है। ब्लड के अंदर एसिड का होना एसिडीमिया कहलाएगा। ब्लड में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। अम्ल का मतलब होता है कि H प्लस आयनों की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है। H प्लस आयन का मतलब होता है कि पीएच का डाउन होना। पीएच क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, उपापचयी अम्लता या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाता है। इसी प्रकार से मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस क्या होता है कि यदि किडनी ज्यादा मात्रा के अंदर, किडनी यदि ज्यादा मात्रा के अंदर अम्ल को बाहर निकालती है, तो ज्यादा मात्रा में यदि अम्ल बाहर निकल गया तो शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई है, और कम हो गई है तो इसका मतलब H प्लस आयनों की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और H प्लस आयनों की मात्रा कम होने का मतलब भी क्या होता है, पीएच बढ़ जाएगी, और पीएच का बढ़ना क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस कहलाता है।
यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर तो किडनी यदि अम्ल को कम मात्रा में बाहर निकालती है, तो उस कंडीशन के अंदर शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन एसिडीमिया की कहलाती है। अर्थात अम्ल बढ़ेगा तो H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ेगी और पीएच का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कहलाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस के अंदर क्या होता है कि किडनी यदि ज्यादा मात्रा में अम्ल बाहर निकाल देगी तो अम्ल शरीर में कम होंगे, अर्थात H प्लस आयन भी शरीर में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो H प्लस आयन कम होंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह कहलाता है उपापचयी क्षारीयता या मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस। दोस्तों, आज हमने फिजियोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक, जो पहली क्लास उत्सर्जन तंत्र की रही है, और यदि आपको ये अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।